तो चैप्टर 11 फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, इसमें अपन क्या स्टडी करने वाले? कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेटिंग रिटर्न सिंपल, एनुअलाइज, कंपाउंडेड, रिस्क इन इन्वेस्टमेंट एंड मेजरिंग मार्केट रिस्क, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, comparative analysis of equity and bond return, calculating risk adjusted return and behavior bias that influence investment returns। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने NISM रिसर्च एनालिस्ट के जितना भी पूरा कोर्स है अपना, उसमें जो मैक्सिमम चीजें हैं, मैक्सिमम जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे से को रिलेट है। अगर हम सोचते हैं कि कोई एक चैप्टर को स्किप करके आगे बढ़ जाए या जो चैप्टर में वेटेज ज्यादा है उसी पे फोकस करें तो ऐसे में स्टडी अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो पहला होता है, देखिए इसको थ्योरेटिकली एक लाइन टू लाइन पूरी बुक अपने को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन एग्जाम के लैंग्वेज से फ्रेंडली नहीं होंगे ना तो अपने लिए बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम एक बार में क्लियर करने में। तो इन्वेस्टमेंट्स मीन पुटिंग अप कैपिटल इन आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टू अर्न रिटर्न फ्रॉम इट। ठीक है, द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू टू थिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। पहला, अर्न अ रिटर्न, एंड मोर इंपॉर्टेंट टू गेट बैक द कैपिटल इन्वेस्टेड। आपको रिटर्न भी अर्न करना है और उसके अलावा हमारा जो कैपिटल अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी सेफ रहे। The preservation of safety of capital invested is important. A parameter in evaluating an investment is the return that is expected to provide. The return from an investment need to be evaluated in term of level of return, volatility in return and nature of return, periodic और capital appreciations। ठीक है, तो पीरियडिक किस में होता है? बॉन्ड्स में, और कैपिटल एप्रिसिएशन इक्विटी में होता है। ठीक है, the return data investment generate in money term is not a correct representation of its level of return. The return has to be seen in conjunction with capital invested to earn it. So return on capital investment is the comparison of return with investment and can be defined in a single period. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। हायर द पोटेंशियल ऑफ ROI, बेटर फॉर द इन्वेस्टर्स एज अ डिसीजन टूल। इट इज सिंपल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल, एनुअलाइज एंड कंपाउंडेड रिटर्न। द रिटर्न ऑन अ इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वे। ठीक है, द रिटर्न कैलकुलेटेड मस्ट बी इनेबल द फॉलोइंग: हेल्प द इन्वेस्टर डिसाइड इफ रिटर्न इज एडुकेट टू मीट देयर गोल एंड टू कंपनसेट फॉर रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट। तो पहला, अगर अपने को ROI या रिटर्न पता है तो उससे क्या होता है कि हमारा हमारा कोई गोल होता है इन्वेस्टमेंट करने पे कि हम अपना एक गोल या एक अपना लक्ष्य बना के रखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे कहाँ काम आने वाला है, या कुछ खरीदना है अपने को, या कहीं ट्रिप पे जाना है, और जितना अपन ने रिस्क लिया है उसके अनुसार रिटर्न कितना है। रिस्क हमने हायर रिस्क लिया है लेकिन रिटर्न स्मॉल मिल रहा है तो भी सही नहीं है। हेल्प द इन्वेस्टर कंपेयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। हेल्प द इन्वेस्टर इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू बेंचमार्क। अब इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिला, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में, और बेंचमार्क में कितना रिटर्न जनरेट किया, ये भी कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, द रिटर्न फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पीरियडिक पे आउट सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, in the form of appreciation in the value of investment, an increase in the price of investment form part of return to investor and used in calculating of ROI, whether it is realized or not. Periodic income may be known as in advance, such as interest and fixed income investment. It may be changed from one period to the next, as in equity dividend. In some investments, such as gold and other commodities, there is no periodic return at all. गोल्ड और अदर कमोडिटीज जो होते हैं उसमें
कोई पीरियडिक रिटर्न नहीं होता, इधर वे हाई और लो, दिस इज पॉजिटिव कैश फ्लो फॉर द इन्वेस्टर। या तो वो लो जाएंगे या तो हाई जाते हैं। द अदर कंपोनेंट ऑफ रिटर्न इज सम इन्वेस्टमेंट, द गेन इन वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। द इन्वेस्टमेंट मेक अ गेन और लॉस। इफ इट इज अ गेन, it add to the return. If it is a loss, then it into the periodic income. The ROI calculated as total return by total cost into 100 to return earn over a particular period. ठीक है। इन्वेस्टर परचेज 150 शेयर्स ऑफ एबीसी, ये एग्जांपल है। कॉस्ट 25 रुपीज। इन्वेस्टर पेड 20 रुपीज कमीशन टू ब्रोकर। शेयर वेयर सोल्ड एट ₹30, यानी कि 25 में खरीदे अपन ने, 30 में सेल कर दिया। सेल भी किया तो भी ब्रोकर को 20 रुपया कमीशन दिए। द इन्वेस्टर रिसीव डिविडेंड अमाउंटिंग टू वन ₹1 पर शेयर ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। ठीक है। द टोटल कॉस्ट इनकर इज, टोटल कॉस्ट कितना लगा जब अपन ने खरीदा, तो 150 इंटू 25 प्लस 20 रुपीज ब्रोकर कमीशन, तो अपना जो टोटल कॉस्ट लगा 3770 रुपया। और रिटर्न क्या मिला अपने को, डिविडेंड मिला 150। और जब जब अपन ने सेल किया तो कितना मिला टोटल, 4480 रुपया। तो टोटल रिटर्न वुड बी कितना हुआ, 0.23%। ठीक है। द सिंपल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट 23%। ये सिंपल रिटर्न में हो गया, इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, 23%। दिस इज कॉल्ड सिंगल पीरियड रिटर्न ऑन एब्सोल्यूट टर्म। और 23 return over a period of 1 year is not the same as return over earn over a long or shorter investment period. Return that does not take the investment horizon into consideration make it difficult to compare between investment that have been held for different period. This is facilitated by converting the return to uniform period 1 year. This is called annualized return. तो जैसे 23% रिटर्न आया, अब ये 1 साल का है कि 1 महीने का है कि 2 महीने का है, 4 महीने का है, ये कैसे होगा। तो एनुअलाइज कितना रिटर्न आपको प्राप्त हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द एब्सोल्यूट रिटर्न इज कन्वर्टेड इन एनुअलाइज रिटर्न बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मंथ एंड डेज दैट इन्वेस्टमेंट वाज हेल्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ या 365 डेज। ठीक है। तो इफ इन्वेस्टर हेल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 15 मंथ ओवर विच 23% वाज अर्नड, तो टोटल रिटर्न कितना हो गया 1 साल का, 18.4%। The annualized return calculation does not take the time value of money into consideration. Time value नहीं ले रहा है ना consideration में। Time value of money is the concept that money has ability to invest to earn more money. Therefore, money received earlier is worth more than money received later. ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न टेक इनटू कंसिडरेशन। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, CAGR का एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू 1/n-1। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, CAGR से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये शुरू की वैल्यू कितनी थी, 3770 इंटू 1+R अंडर 1+R, क्या बोलते हैं इसको, 1+R, उसको मल्टीप्लाई 5 टाइम्स है ना इसको, तो इतना 4630 आया। ठीक है। 1+R, अगर ये 5 साल के लिए, तो अगर 1 साल के लिए होता तो 1+R 1 होता है, 1+R नॉर्मल रहता, 1+R स्क्वायर होता, क्यूब होता, वैसे ये 5 टाइम लिया है तो 5 साल के लिए हुआ। ठीक है। तो टोटल रिटर्न कितना आया 5 साल में इसका, 4.2%। ठीक है।
3,770 4,630 रुपया बना। कितने साल में बना? 5 साल में। तो 5 साल में कितना, कैसे कैलकुलेट किए? ये इसका फॉर्मूला है, उसमें पुट कर दिए तो 4.2% पर ईयर आया। ठीक है। वी हैव इग्नोर द टाइम फैक्टर इन द केस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कब मिला वहां का, उसका टाइम फैक्टर अपन ने इग्नोर किया है। इफ वी न्यू द प्रिसीजन व्हेन वी रिसीव द दिस डिविडेंड, we could calculate future value of dividend at the time of liquidation of shares at the end of 5 years. Dividend plus interest over the period. ठीक है। Compound annual growth rate allow the making a clear evaluation of performance of stock as it take both holding period of investment and time value of money into consideration. CAGR is smoothened rate of return at which the return grew to final value over the investment period. ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अपन बात कर रहे हैं अभी तक कि अपने को रिटर्न कितना मिला, और उस रिटर्न को अगर अपन एनुअलाइज देखते हैं, एनुअलाइज देखने के अलावा अपन अगर टाइम वैल्यू भी उसमें ऐड करते हैं तो क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, 1 ईयर का में कितना इफेक्ट कर रहा है, और सेम रिटर्न को अगर अपन 5 साल 5 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो क्या कैसा आ रहा है। तो ये सब चीजें अपन थियोरेटिकली और न्यूमेरिकल, ये जैसे क्वेश्चंस दिया है इसको रीड करते जा रहे हैं। इसको रीड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेवल इसी स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस आएंगे और इसी स्टैंडर्ड का लैंग्वेज यूज होगा एग्जाम में। CAGR फॉर मल्टीपल कैश फ्लो considering the following problem in which the investor receive intermediate cash flow inflow as well as final proceeds from sale of his equity share। अगर इंटरमीडिएट कैश फ्लो जनरेट होता है या इंटरमीडिएट अपने को कैश प्राप्त होता है जैसे डिविडेंड के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है, 5 साल में, तो उसका CAGR कैसे कैलकुलेट होगा? तो अपन ने शुरू में तो 150 रुपीज दे दिया था, फिर 5 रुपीज डिविडेंड आया, 6 रुपीज आया, 4 रुपीज आया, और फाइनल अपन ने 165 में उसको सेल किया, तब कैसे आया? ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है। B3 D7, ठीक है, C3 C7, ये इसका एक फॉर्मूला है। एक्सेल शीट में अगर अपन डाले XIRR का या नॉर्मल भी अगर कैलकुलेट करें तो भी इसका CAGR 8.06% आता है। ठीक है। तो अपने को जो इंटरमीडिएट जो कैश प्राप्त हुआ, कैश फ्लो, उसको भी कैलकुलेट करते जाना है, या जो कि डिविडेंड के रूप में प्राप्त हुआ ऑन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है प्लीज पूछिएगा। है सिंपल, क्या है कि अपन उसको या तो पहले पढ़ के नहीं आते हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत लगता है, या तो क्लास के बाद अपन उसको रिवीजन नहीं करते हैं थोड़ा सा। और यही सब चीजें ना एग्जाम में काम आती है। कुछ भी चीज बाहर से नहीं आता एग्जाम में, अपन कितने फोकस होके उसको स्टडी कर रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, तो जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी रिस्क होता है। ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क भी देखते हैं और रिटर्न भी देखते हैं। द रिटर्न दैट an investment generate cannot be seen in isolation from the risk that has to be assumed to earn it. High return can be earned if the investor is willing to take higher risk. ठीक है। हायर रिटर्न अर्न इफ द इन्वेस्टर विलिंग टू टेक हायर रिस्क। रिस्क इन अ इन्वेस्टमेंट इज द वोलेटिलिटी, uncertainty in the return, and in extreme case the loss of capital. An investment is also deemed to be risky if actual return earned are different from expected return. A fixed deposit with bank is seen to be a lower risk. ठीक है। अपन सोचते हैं कि बैंक में अपन ने फिक्स डिपॉजिट करके रखा है तो वो रिस्क उसमें लो है, बिकॉज द बैंक इज अनलाइकली टू डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट और द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज इक्विटी सीन एज रिस्की, लेकिन अगर जब अपन इक्विटी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्की होता है।
क्योंकि डिविडेंड जो मिलता है वो अनसर्टेन है, यानी कि जरूरी नहीं है मिलेगा ही। When it will be received, the value of investment amount see higher fluctuation. All investment are subject to risk. The nature and extent of risk may differ. It is important for an investor to be able to identify type of risk in a investment to be able to decide whether it is suitable for to their situations. जैसे इन्वेस्टमेंट में बहुत टाइप के रिस्क होते हैं। अगर एक रिटायर इन्वेस्टर है, वो चाहता है कि मेरा रिस्क इनसफिशिएंट हो, यानी कि कम हो, और मुझे उतना ही रिटर्न मिल जाए जिससे मेरा मंथली एक्सपेंस चल पाए, बट मे बी अनविलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल। लेकिन वो नहीं चाहते कि अपन ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिसमें अपना पूरा कैपिटल ही स्वाहा हो जाए। तो एक होता है, देखिए, इन्फ्लेशन रिस्क। पूछता है कई बार, इन्फ्लेशन रिस्क रिप्रेजेंट द रिस्क दैट मनी रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट में बी वर्थ लेस व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो अपन ने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद इन्फ्लेशन इतना ही है कि परचेसिंग पावर रिस्क अपना आ गया, यानी कि उस पैसे की वैल्यू ही कम हो गई। ठीक है, आज का जो 100 रुपया है, और मान लीजिए इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ रहा है, तो 10 साल बाद 200 रुपया जो मिलेगा और आज का जो 100 रुपया है, दोनों का वैल्यू एक ही हो जाएगा। तो अपन ने 100 रुपए को इन्वेस्टमेंट किया कि अपने को 2 4 5 साल बाद वो डबल होके मिलेगा, लेकिन होता जस्ट अपोजिट है अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो। आशा हैज इन्वेस्टेड अ लमसम अमाउंट इन एफडी, बैंक एफडी, टू यील्ड हर 5,000 पर मंथ। ठीक है, आशा है कोई लेडी, उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया कि उनको हर महीने 5,000 रुपया मिलते रहे, तो उनसे उनका घर का खर्चा निकलते रहे। इन्फ्लेशन राइज बाई 10%, इन्फ्लेशन 10% के रफ्तार से बढ़ रहा है, जनरल आइटम के प्राइस 10% बढ़ गए, तो 5,000 रुपया जो उनको मिल रहा था वो इनफ नहीं रहेगा ना। तो उनको अब कितना पैसा चाहिए, कम से कम 5,500 रुपए चाहिए कि उनका मंथली खर्चा निकल पाए। तो क्या होता है, परचेसिंग पावर ऑफ हर कैश फ्लो हैज डिक्लाइन। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। इन्फ्लेशन रिस्क इज हाईएस्ट इन फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। इन्फ्लेशन रिस्क सबसे ज्यादा किस में होता है, फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में, सच एज बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट एंड डिबेंचर्स। When investors are paid a fixed periodic interest and return our principal amount at maturity, both interest payment and principal repayment are amount fixed in absolute terms. Suppose a bond pay a coupon of 8%, while the inflation rate is 7%. तो कितना रिटर्न, रियल रिटर्न कितना मिल रहा है, 1%। इफ इन्फ्लेशन गोज अप टू 9%, अगर इन्फ्लेशन 9% पहुंच जाता है तो जो 8% मिल रहा है वो रियल रिटर्न नहीं होगा, रियल में अपने को निगेटिव में रिटर्न मिल रहा है। Even if there is no risk of default on payment of interest or return of principal, the real value of investment has been eroded because of inflation. ये लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था, लास्ट चैप्टर में भी इन्फ्लेशन की बात हुई थी, जिसमें आरबीआई ने भी कुछ कुछ इन्फ्लेशन से रिलेटेड बॉन्ड्स भी निकाले थे, जिसको अपन ने देखा था, याद है। इन्फ्लेशन रिस्क इज वेरी लेस फॉर इक्विटी शेयर, सबसे कम होता है इक्विटी शेयर्स में। इफ प्राइस गोज अप एज रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन, देन ऑल एल्स हेल्ड कांस्टेंट, बिजनेस विल सी इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, दस इट्स प्रॉफिट शुड गो इन नॉमिनल टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना एक बहुत अच्छा, वेनेजुएला का हाइपर इन्फ्लेशन आया था वहां पे 2016 में। कितने परसेंट आया था 2016 से, इन्फ्लेशन 65,370%। ठीक है, इन 2018, टिल 2018। ठीक है, और बॉन्ड इन्वेस्टर सफरिंग सिग्निफिकेंट एट देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनका जो वैल्यू था बॉन्ड इन्वेस्टर्स का वो वर्थलेस हो गया था। बट मार्केट जो था वहां का, कर का क्या नाम है, कराकस स्टॉक एक्सचेंज,
उसमें जो रिटर्न मिला था ना, इंक्रीज हुआ था, वो 1000 टाइम हुआ था, 1000x इन सेम ईयर। ठीक है, 1000 टाइम ये बढ़ा और इन्फ्लेशन बढ़ा 65,000, कितना 6537 टाइम्स। तो ये रियल की घटना है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, interest rate risk refer to the risk that bond price will fall in response to rising interest rate। लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ता है, या आरबीआई या फेड अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट, तो बॉन्ड प्राइस फॉल होते हैं। और सेम चीज उल्टा होता है, जब बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। ठीक है। बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट हैव इनवर्स रिलेशन, ये याद रखिएगा। ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, लेकिन यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही है, 1-2 नंबर के आते ही है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट अ 5 year bond that issued at ₹100 face value and pay a annual rate return of 8%। Suppose that after 1 year, Reserve Bank of India, हाँ, ये इंटरेस्ट रेट का है। एक इन्वेस्टर ने 5 year बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी फेस वैल्यू 100 थी। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹8 था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट इंटरेस्ट रेट, एज अ रिजल्ट ऑल मार्केट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है। न्यू 5 year bond are issued by company with similar credit rating at lower rate of 7.5%। तो investor in old bond have a advantage over investor in new bonds since they are getting additional 0.5% interest rate। Since investor want to earn maximum return for given level of risk, there will be rush of investor trying to buy up the old bonds। ठीक है। IRR of cash flow, as a result market price of old bond will go up। अब समझ में आए यहाँ से एग्जांपल से, the price will rise up to level at which IRR of cash flow from old bond is about 7.5%। This will take for all bond until their yield are aligned with the prevailing market rate। The relationship between rate and bonds can be summed as if interest rate fall और एक्सपेक्टेड टू फॉल, या गिरने वाला है या गिर चुका है तो बॉन्ड प्राइस ऊपर जाएंगे, और इफ इंटरेस्ट रेट राइज और एक्सपेक्टेड टू राइज बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन। ठीक है। बॉन्ड इन्वेस्टेड आर सब्जेक्ट टू वोलेटिलिटी ड्यू टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस। द रिस्क आल्सो एक्सटेंड टू डेब्ट फंड्स व्हिच प्राइमरली होल्ड डेब्ट असेट्स। फिर होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज द रिस्क इनहेरेंट इन ऑपरेशन ऑफ कंपनी। ऑपरेशनल रिस्क भी बोल सकते हैं इसको, बिकॉज दिस रिस्क इज कॉज बाई फैक्टर डेट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ कंपनी। कॉमन सोर्स ऑफ बिजनेस रिस्क इंक्लूड cost of raw material, employee costs, introduction and position of competing products, marketing and distribution cost। Not all business are affected by same risk। तो ये सब बिजनेस रिस्क होता है कि आपके एम्प्लॉय का क्या कॉस्ट है, रॉ मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हैं कि नहीं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कि नहीं। ठीक है। फिर होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क is referred to the risk of the loss of value of investment because of adverse price movement in assets in the company, in the market price of asset respond to information that impact its intrinsic value। ठीक। increase in interest rate reduce the value of cash flow from existing bond and therefore lead to fall in the price of bonds। appreciation in currency reduce the earning expectation of export oriented company, lead to fall in price। currency risk, market risk affect those investment where transaction happen at current applicable price such as equity, bond, gold, real estate among others। ठीक है। तो मार्केट में जो भी रिस्क होता है, ठीक है,
एडवर्स इवेंट्स के कारण, एडवर्स मूवमेंट के कारण, वो जैसे अभी मार्केट गिर रहा है तो मार्केट रिस्क है, वो उतना तो उठाना ही पड़ेगा ना। जब मार्केट में एंट्री लिए हैं तो थोड़ा बहुत इस टाइप के रिस्क भी देखना चाहिए, तब तो समझ में आएगा कि मार्केट को इतना रिस्की क्यों कहा जाता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट सच एज डिपॉजिट और स्मॉल स्मॉल सेविंग आर नो मार्केट। जैसे फिक्स डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग स्कीम होते हैं, उसमें कोई भी मार्केट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्री डिफाइंड अमाउंट ऑन मैच्योरिटी प्राप्त होता है। ठीक है। क्रेडिट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क रिफर टू पॉसिबिलिटी दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इशूअर विल नॉट बी एबल टू मेक एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट पेमेंट। यानी कि जो बॉन्ड इशूअर है, जिसने इशू किया, वो आपके इंटरेस्ट रेट को पेमेंट नहीं कर पाया या प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं कर पाए, तो वो क्रेडिट रिस्क होता है। Debt instruments are subject to default risk as they have pre-committed payout. The ability of issuer of debt instrument to service of debt may change over time and this created default risk for investors. ठीक है। क्रेडिट रिस्क यानी का मतलब होता है कि जो जिसने बॉन्ड इशू किया है वो इंटरेस्ट रेट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होता है डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं या क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं। The sovereign government do not have default risk associated with their local currency borrowing. The government has ability to raise the fund to pay off its domestic currency debt through taxation or by printing more money. तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्यों डिफॉल्ट नहीं करती कभी भी अपने बॉन्ड्स में? क्योंकि उनके पास करेंसी बोरोइंग करने की कैपेसिटी होती है, टैक्स बढ़ा देते हैं, प्रिंट मोर मनी, ये सब चीजें करते हैं। ऑल अदर बोरोइंग हैव क्रेडिट रिस्क। बाकी के बोरोवर में क्रेडिट रिस्क होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स आते हैं उनमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। मार्केट पार्टिसिपेंट मेजर द क्रेडिट रिस्क इन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो कहां से पता करेंगे कि क्रेडिट रिस्क कितना है? जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो प्रोवाइड करती है क्रेडिट कि कितना अच्छा है आपका। Credit rating is alphanumerical symbol that express the credit rating agency assessment of the ability and intention of borrower to meet the obligation arise from the debt. ठीक है। जैसे सेबी स्टैंडर्डाइज द सिंबल यूज फॉर बाई क्रेडिट रेटिंग इज सच एस ट्रिपल ए1 बी, ट्रिपल बी माइनस, ट्रिपल बी प्लस। इस टाइप के जो ग्रेड होते हैं वो प्रोवाइड करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क रिफर टू अब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि बायर्स है सेलर नहीं है, सेलर है तो बायर्स नहीं है। ठीक है, खरीदार है। लिक्विडिटी रिस्क इंप्लाई दैट इन्वेस्टर मे नॉट बी एबल टू सेल हिज इन्वेस्टमेंट। जब वो चाहे तब वो सेल नहीं कर सकता, तो वो होती है लिक्विडिटी रिस्क। और हैज टू बी सोल्ड बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। There are higher cost to carry out transaction. All of this affect the realizable value of investment. The market for corporate bond in India is not liquid. कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो मार्केट है इंडिया में लिक्विड नहीं है, स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर हु वांट टू सेल अ बॉन्ड मे नॉट फाइंड अ रेडी बायर। इवन इफ देयर आर बायर, प्राइस में बी लोअर ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है। बायर है तो सेलर नहीं है, सेलर है बायर नहीं है, उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी एंड आर्ट आल ऑल्सो सब्जेक्ट टू लिक्विडिटी। प्रॉपर्टी अपन खरीदते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं। बाय तो कर लेते हैं, सेल नहीं कर पाते हैं, तो वो होती है लिक्विडिटी रिस्क। आर्ट खरीदा अपन ने, कोई पेंटिंग खरीद ली, अब सेलर खोजते रहिए आप। सम इन्वेस्टमेंट कम विथ लॉक इन पीरियड ड्यूरिंग विच इन्वेस्टर कैन नॉट एग्जिट द इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इसीलिए उनके लॉक इन पीरियड होते हैं। फॉर इंस्टेंस फॉलोइंग एग्जिबिट द स्नैपशॉट। जैसे सोवेनियन गोल्ड बॉन्ड आया था 2025 का,
At the end of 17 जुलाई 2020 one can see the difference between the best bid and best ask price। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड जो आया था 2025 का, दिसंबर 2025 का, जो 17 जुलाई 2020 को आया था, उसमें बीड एंड आस्क प्राइस में डिफरेंट था 80 रुपया का। कितना होता है 80 रुपया? 2%, 2%। ठीक है, और क्वांटिटी भी जो अवेलेबल थी बहुत कम थी। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिया हुआ है, 80 रुपीज का लगभग डिफरेंस था बाइंग एंड सेलिंग में। ठीक है, फिर होता है कॉल रिस्क। कॉल रिस्क इज स्पेसिफाइड टू बॉन्ड इशूअर एंड रिफर टू द पॉसिबिलिटी दैट debt security will be called prior to its maturity. Call risk usually go hand in hand with reinvestment risk discussed below. Call risk is more prevalent when interest rates are falling. Company trying to save money will usually redeem bond issue with higher coupon and replace with issuer with lower interest. तो कॉल रिस्क क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो कंपनीज क्या करती है, जो हायर इंटरेस्ट वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उसको रिडीम करते हैं वो लोग, और रिप्लेस कर देते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट के बॉन्ड्स के साथ। ठीक है, फिर होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। Reinvestment risks arise from probability that income inflow received from an investment may not be able to earn the same interest as original interest. The risk is that intermediate cash flow may be reinvested at lower return as compared to original investment। जैसे कि कोई आपका इन्वेस्टमेंट है, उसकी मेच्योरिटी हो गई, और आपको जो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा आज के डेट में वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इफ इंटरेस्ट रेट राइज, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क रिड्यूस होता है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क फिर होता है एक पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? कंट्री रिस्क रिफर टू रिस्क रिलेटेड टू कंट्री एज अ होल। ठीक है, इट इज नॉट, इट इज देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो कंट्री ने अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, उससे क्या होता है, अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल अदर सिक्योरिटी इन द कंट्री एज वेल एज अदर कंट्रीज इट्स रिलेशन। तो डिफॉल्ट हो गए तो अपनी सिक्योरिटीज में तो डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन अदर्स कंट्री से जिनसे उनके रिलेशन है वहां भी उन्होंने डिफॉल्ट, उनसे भी उनके रिलेशन खराब हो जाते हैं। कंट्री रिस्क अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू इन डेट कंट्री, यानी कि सभी बॉन्ड से लेकर इक्विटी गोल्ड कमोडिटी सब में। The risk in investment can be categorized as systematic and unsystematic। रिस्क दो टाइप के होते हैं, अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था। सिस्टमेटिक रिस्क रिफर टू दोस रिस्क हुज इम्पैक्ट फेल्ट अक्रॉस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। ठीक है, दिस रिस्क आर नोन एज अनडाइवर्सिफिएबल। जो डाइवर्सिफाई जिसका नहीं हो सकता वो होते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, और कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, वो होते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अनसिस्टमेटिक रिस्क इज द इंडिविजुअल सिक्योरिटी और स्मॉल क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये डाइवर्सिफिकेशन से मिटिगेट हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी आर अनसिस्टमेटिक रिस्क। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क में क्या आएगा? इन्फ्लेशन रिस्क, नेचुरल कॉलमिटीज, एक्सटर्नल फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, इंटरेस्ट री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये सब सिस्टमेटिक आते हैं। इसको याद रखिएगा, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेजर मेजरिंग रिस्क, तो अनसर्टेनिटी, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व मेजरिंग दिस रिस्क। मेजर कैसे करते हैं? अ वेरी कॉमन वे टू डिफाइन इज दैट अनसर्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दिस इज कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्स रिफर टू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द एसेट्स एंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल्स। ठीक है, ये यहां से measure ऑफ अनसर्टेनिटी निकल जाता है। measure ऑफ सेंसिटिविटी, द अप्रोच measure रिस्क बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी ऑफ asset बेस्ड ऑन वेरियस रिस्क फैक्टर्स। तो एक होता है बीटा, measure the sensitivity of the stock performance to overall market, it is used largely for equities।
बीटा से सेंसिटिविटी निकलती किसकी? इक्विटीज की। ड्यूरेशंस measure the sensitivity of bond price to small change in interest rate. Delta measure the sensitivity of price of option for a small change in price. ठीक है। फिर होता है measuring of loss. Risk can also be defined the probability of losing a sum of amount. Alternatively, it can be defined as the number of loss one may sustain given probable scenario. A commonly used probability based risk is value at risk. वार बोलते हैं जिसको, VAR. इसको याद रखिएगा. इट इज ऑफन रिफर एज VAR. इट मेजर द मैक्सिमम लॉस वन में सफर गिवन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. फॉर इंस्टेंस, इफ वार इज 1% ऑफ पोर्टफोलियो is 12, it indicates that there is 99% chance the loss in portfolio would exceed 12%. ठीक है। अगर 1% चांस है यानी कि 99% चांस है कि पोर्टफोलियो में 12% से ज्यादा के लॉस हो सकते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड, देयर इज 1% प्रोबेबिलिटी दैट लॉस वुड एक्सीड 12%। ठीक है। फिर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा। ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा क्या होता है कि किसी भी सिक्योरिटीज का बीटा अगर 1 है तो इसका ये मतलब है, if the security price move with the market, beta of less than 1 means security will be less volatile. अगर किसी का बीटा 1 से लेस है तो मार्केट से वो कम वोलेटाइल है, लेकिन 1 से ज्यादा है तो मार्केट में जो मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल है। जैसे कि अगर कोई स्टॉक का बीटा 1.2 है, 1.2 है, इट्स थ्योरेटिकली 20% मोर वोलेटाइल देन मार्केट बोथ ऑन अप एंड डाउन बोथ। तो जिसका बीटा ज्यादा होगा, अगर मार्केट 10% गिरता है तो अगर 1.2 है तो 20%, जो 10% है ना, वो 12% ज्यादा गिरेगा। ठीक है। ये होता है बीटा। बीटा इज मेजरिंग ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपेयरिंग द वोलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू द मार्केट। ठीक है। Many value investors do not pay any attention to beta. For instance, say that Klarman of Bopos Group, a value investor, wrote, I find it preposterous that single number of reflecting past price fluctuation could be thought to completely describe the risk of security. Beta view risk solely from the perspective of market price falling to take into consideration specific business fundamental and economic development. If price is also ignored, if IBM selling at $50 per share would be not be lower risk investment than same IBM at 100 per share. Beta failed to allow for influencers that investment themselves can exert to risk of their holding through such effort as proxy contest, shareholder resolution, communication with management, ultimate purchase of sufficient stock to gain corporate control with its direct access to underlying value. ठीक है। ये इनका कहना है, सेथ क्लॉरमैन का। ठीक है। ये उन्होंने अपनी एक थॉट यहाँ पे शेयर की है। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको अपन डिटेल में पढ़े तो कुछ नई लर्निंग मिलती है सीखने को। सेंसिटिविटी एनालिसिस टू एजम्पशंस। ठीक है। ये क्या होता है? Security analysis use financial model to value security of different kind. These valuation are based on several input assumption about future aspect of business. तो वैल्यूएशन कैसे होता है? कुछ इनपुट होते हैं, assumptions होते हैं, जहां से फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस अपन निकालते हैं। Assumption may be critical one. The output from the model is only as good or reliable as quality of variable that have been plugged into it. Many of the input may be assumption on based on calculation after considering a number of factors. Its sufficient rigor does not researching, collecting and reevaluating information. Accuracy of input in the model may be poor and thereby output may be not reliable too. It is important to identify critical variable in valuation model and do
on analysis how the output will vary under different scenario of primary and critical variable. ठीक है, this is also known as sensitive analysis. Example, DCF valuation model, the discounting rate at primary input to arrive at the value of security. Discounting rate must reflect the risk inherent in the business. The assessment of risk will impact the rate used in model. Sensitivity analysis will look at multiple scenario for discounting rate and impact on the final value. ठीक है, ये वही दिया है कि सेंसिटिव एनालिसिस टू अजम्पशंस, बहुत सारे अजम्पशंस करने हैं, बहुत सारे इनपुट्स अपने को लेने पड़ते हैं, फाइनेंशियल मॉडल लेना पड़ता है, यूज करते हैं अपन सिक्योरिटी एनालिस्ट एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, फाइनेंशियल मॉडल्स भी यूज करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे रेशोज यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब यहाँ पे भी थोड़ा थ्योरेटिकल दिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द टर्म पॉपुलर बाई बेंजामिन ग्राहम and his follower, most notably Mr. Warren Buffett. Margin of safety refer to the difference between value and price. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? वैल्यू एंड प्राइस के बीच जो डिफरेंस होता है। When security are bought at price significant below the intrinsic value, higher the difference between value and price, higher the margin of safety. तो जितना डिफरेंस होगा वैल्यू एंड प्राइस के बीच, उतना ही ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। थ्योरेटिकल है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इजी वन रहते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। कंपैरिजन ऑफ इक्विटीज रिटर्न एंड विथ बॉन्ड रिटर्न्स। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वेटेज ऑफ चैप्टर 5 नंबर का होगा मेरे ख्याल से, 5 नंबर का है, लेकिन 5 नंबर भी बहुत है, इजी है ना चैप्टर, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर अगर आप लोग बोलेंगे तो अभी कंप्लीट करा देता हूँ। ये सब